Hello guys. Now we will discuss very important concepts conduction, convection and radiation. कंडक्शन क्या होती है जी थ्रू सॉलिड्स, हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन क्या होती है थ्रू लिक्विड्स एंड रेडिएशन क्या होती है वैक्यूम जो आपकी एटमॉस्फेयर में आप कह लें या आपकी जो मतलब विदाउट एनी मीडियम सॉलिड लिक्विड के अलावा वो आपकी क्या है रेडिएशन है. So heat energy is what makes things happen. Okay, all materials are made of tiny particles called molecules. Molecules are always moving. Molecules in motion. The movement creates heat. The amount of heat depends on how fast the molecules move. As the molecules move faster, they take up more space and make the object expand. ओके अच्छा हीट ट्रांसफर हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन थ्री डिफरेंट वेज कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. अब हीट के हमने ट्रांसफर पे बात करनी है कि एक जगह हीट प्रोड्यूस हो रही है अब उसको दूसरी जगह पे पहुंचाना है. ठीक है तो उसमें तीन तरीके हैं कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन. हाउ हीट इज़ ट्रांसफर्ड देखें हीट इज़ ट्रांसफर्ड इन थ्री वेज रेडिएशन कंडक्शन कन्वेक्शन. इसमें आप देख रहे हैं कि हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन है ये जो सॉलिड से हो रही है. फिर हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन है ये जो ये सर्कुलर है जैसे कि हम देखेंगे जो फ्लूइड के अंदर होगी. और हीट ट्रांसफर फ्रॉम रेडिएशन ये इसमें तीनों को एक्सप्लेन इसने किया. आगे हम फर्दर इसको देखते हैं. तो हीट ट्रेवलिंग थ्रू दी सॉलिड्स टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट टच और हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ठीक है एज द मॉलिक्यूल्स हीट अप दे मूव फास्टर एंड एक्सपैंड. When you touch one hot surface to another, the hot molecules bump into the other molecules, which makes them start to move faster. An object gets hotter from the movement of the molecules. All solid objects conduct heat. Some are better conductor than the others. Metals are good conductors. तो ये कंडक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर हो रही है ना यानी सॉलिड के थ्रू जैसे अगर आप कोई पतीली गर्म करती हैं तो उसके जो हैंडल पे आपको हीट महसूस हो रही होती है ना वो आपकी कंडक्शन है. ओके तो ये देखें ये कंडक्शन है ये बनाए हुआ है. फिर उसके बाद ये देखें इसको अगर आप टच करें ठीक है जो इसी तरह से ये जो रॉड है ये भी कंडक्शन के थ्रू आ रही है इसमें हीट. तो जौन से भी कंडक्शन के थ्रू यानी आपकी जो सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट है उसके थ्रू जो आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसको हम क्या कहते हैं कंडक्शन. नेक्स्ट आता है कन्वेक्शन के हीट ट्रैवलिंग थ्रू लिक्विड्स और गैसेस जो सर्कुलर वे में जो घूम रही होती है. ठीक है तो एज मॉलिक्यूल्स हीट अप द हीट मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव मोर रैपिडली एंड एक्सपैंड क्रिएट करंट्स इन लिक्विड्स और गैसेस. हॉट एयर राइजेस एंड कोल्ड एयर सिंक्स. वो एसी वाली मिसाल एसी की जो ठंडी हवा है वो एसी ऊपर लगाते हैं ना ताकि ऊपर की जो ठंडी हवा हमारी नीचे है और नीचे की गर्म हवा ऊपर जाए. ठीक है तो इस तरह से कन्वेक्शन आपने करवानी होती है. तो ही करंट्स जो क्रिएट्स द करंट्स इन द लिक्विड्स और गैसेस. हॉट एयर राइजेस एंड कोल्ड एयर सिंक्स. अनइवन हीटिंग ऑफ आवर ओशन क्रिएट्स ओशन करंट्स. अनइवन हीटिंग ऑफ आवर एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस ह्यूज कन्वेक्शन विंड करंट्स. साइंटिस्ट यूज ग्लोबल एंड लोकल विंड पैटर्न्स टू प्रेडिक्ट दी वेदर. वेदर को इसी तरह प्रोडिक्शन की जा रही होती है. अब इसमें देखें कि जैसे ये लिक्विड्स है इसमें जो है आप उसको गर्म करते हैं तो ये जो अंदर लूप में पैदा हो रहा है करंट. ठीक है हीट का जो करंट है इसको हम कन्वेक्शन बोलेंगे. ठीक है अच्छा जी ये देखें ये इसने जो सर्कुलर सा शो किया ये सारा आपका क्या है कन्वेक्शन इन द लिक्विड्स. अच्छा नेक्स्ट आता है जी रेडिएशन. रेडिएशन क्या होता है कि रिलीज ऑफ इनविंसिबल हीट एनर्जी वेव्स फ्रॉम sun or fire. No movement of the molecules to transfer the heat. Feel warm without touch. Heat radiates. Radiators got their name from this type of the heat. When the radiant energy from the sun hits the earth soaks up the energy and changes it into the heat. अच्छा एक ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट पता है क्या है. हमारे पास जो हीट आ रही होती है ना हीट एनर्जी तो वो एक यूँ समझ लें कि हमारी अर्थ है ना जैसे 50 शुआएँ आई हैं 50 में से कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं ओजोन की वजह से. कुछ क्या करती हैं कुछ अंदर आके अब्जॉर्ब हो रही हैं. क्या हो रही हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हो रही हैं. सारी की सारी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही अंदर आ रही हैं और अंदर आके हमारे एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हो रही है. तो इससे क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. हमारा जो टेम्परेचर है वो ग्लोबली राइज कर रहा है. ठीक है दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. अच्छा जी उसके बाद एग्जांपल्स ये जैसे ओजोन लेयर अगर कहीं से फट गई है ख़राब हो गई डिस्टर्ब हो गई तो वो रेडिएशंस वहाँ से टच होकर रिफ्लेक्ट नहीं होगी वहाँ से अंदर आ जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगी. और हमारे एटमॉस्फेयर में आगे क्या करेगी हमारे ही माहौल को गर्म करेगी वो. ठीक है तो ये ग्लोबल वार्मिंग का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए. अच्छा एग्जांपल्स ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन हो गई आपकी ये देखें ये जो सूरज से जो हमें रोशनी मिल रही होती है या जो सॉलिड्स और ये जो आपकी लिक्विड्स वगैरह जो ये इनसे इनके अलावा जो हमें एनर्जी मिल रही है उसको हम रेडिएशन बोलेंगे.
अच्छा, बैलेंस व्हेनेवर अ हॉट ऑब्जेक्ट, ये तो बैलेंस क्या होता है कि एनर्जी हीट बैलेंस, व्हेनेवर अ हॉट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर अ कोल्ड ऑब्जेक्ट द हॉट ऑब्जेक्ट विल ट्रांसफर द हीट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट अंटिल दे रीच अ स्टेट ऑफ बैलेंस, जिसको थर्मल एक्विलिब्रियम कहेंगे, थर्मल equilibrium. Okay, balance happens when the temperature of the both objects are the same. The fast moving molecules mix with the slow moving molecules until they are all mixed and balanced. अच्छा, अब थोड़ा सा हम इंजन्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका ऑटो साइकिल को हम ज़रा अब डिस्कस करेंगे. अब स्ट्रोक इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन फ्रॉम बीडीसी बॉटम डेड सेंटर टू द टॉप डेड सेंटर. ये सारे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं कॉन्सेप्ट्स. बीडीसी से टीडीसी तक जो मूवमेंट हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोक बोलते हैं. ठीक है, और दी अदर वे राउंड, या ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, दैट इज फ्रॉम द टीडीसी टू बीडीसी, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक. फोर स्ट्रोक इंजन में चार स्ट्रोक्स होते हैं. इनटेक होता है, कंप्रेशन होती है, पावर होती है और एग्जॉस्ट होती है. इनटेक, कंप्रेशन, पावर. देखें, इनटेक, फिर कंप्रेशन, फिर पावर, पावर के बाद पावर, और फिर क्या होगा, एग्जॉस्ट. ठीक है, तो ये चार जो हैं इसके अंदर प्रोसेस होते हैं. ठीक है, intake the piston is at its highest point TDC top dead center and the inlet valve opening the exhaust valve closed. एग्जॉस्ट वाला वेल बंद होगा, इनलेट वेल्व ओपन हो जाएगा. ठीक है, द पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड एंड इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम बिटवीन द वेल्व्स एंड द पिस्टन, सो द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर गेट्स लोअर एंड लोअर. As the outside air pressure is higher, this forces the air fuel mixture into the cylinder as the piston is moving down. A moment later, the piston reaches the BDC and the inlet valve closes. ठीक है, अब नए स्ट्रोक की बारी है. ये एक स्ट्रोक हो गया, ये एक स्ट्रोक हो गया. जब इसमें क्या होगी, सक्शन होगी. अब क्या होगा, ये देखें, ये नीचे को मूवमेंट होगी ना इसकी, ये अब सक्शन होगी. इसमें ये एयर फ्यूल मिक्सचर आ गया. कहाँ से आया है, कार्बोरेटर से. Compression. Both exhaust and intake valves stay closed as the piston move upward from the BDC. The piston moves upward, squeeze the fuel air mixture, air fuel mixture या fuel air mixture एक ही बात है, into a smaller wall. अच्छा, इसमें रेशो में डिफरेंस है. एयर फ्यूल रेशो में क्या होगा, एयर ओवर फ्यूल. फ्यूल एयर में क्या होगा, फ्यूल ओवर एयर. तो दोनों के नंबर्स डिफरेंट हो गए. ओके, तो fuel air mixture into a smaller volume, the pressure gets higher and it causes the fuel air mixture's temperature to rise. When high temperature, ignition is easier and combustion is more complete. अच्छा, अब देखें, अब ये कंप्रेशन हो गई, कंप्रेशन हो रही है, इसको कहेंगे कंप्रेशन स्ट्रोक. अब आएगा इग्निशन एंड पावर स्ट्रोक. जस्ट बिफोर द पिस्टन रीच द टीडीसी एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, द स्पार्क प्लग फायर्स, द फ्यूल एयर मिक्सचर एक्सप्लोड्स, फोर्सिंग द पिस्टन डाउन द सिलेंडर. द पावर स्ट्रोक ड्राइव्स द इंजन. तो इंजन को जो ड्राइव मिल रही है वो किससे मिल रही है, पावर स्ट्रोक के थ्रू. ठीक है, ये जो क्रैंक शाफ्ट है, ये जो नीचे ये पर्पल सी है, इसको क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, क्रैंक शाफ्ट. ठीक है, अच्छा जी. फोर्थ वन इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक. एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा कि जो उसके अंदर जितना भी एग्जॉस्ट है वो अब क्या होगा, बाहर निकलेगा. किसके थ्रू निकलेगा, एग्जॉस्ट वेल, जो और ये जो एग्जॉस्ट वेल लगा हुआ है उसके थ्रू, वो अब ओपन होगा, और इनटेक वाला जो वेल है वो क्लोज रहेगा. ओके, एट द बॉटम ऑफ द पावर स्ट्रोक द एग्जॉस्ट वेल इज ओपन बाय द कैम. ये देखो कैम शाफ्ट, जो उसके ऊपर जो कैम शाफ्ट इसको जो करवा रही है, घुमा रही है ऊपर से, छोटी शाफ्ट जो ऊपर है उसको कैम शाफ्ट बोलते हैं. जो नीचे मेन शाफ्ट है उसको क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं. इन बिटवीन क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड्स, उनको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड्स. तो valve is opened by the cam lifter mechanism. The filter now moves from the BDC to DDC. The inlet valve is closed and the exhaust valve opens and the piston moving upward pushes the leftover gases out of the cylinder. तो ये BDC क्या है, बॉटम डेड सेंटर. TDC क्या है, टॉप डेड सेंटर. अच्छा जी, ये तो हो गया जनाब फोर स्ट्रोक इंजन का. इसके हमने कल एनिमेशन भी देखी, वीडियो में भी देखा कैसे चलता है बड़े डिटेल में लास्ट लेक्चर में. अच्छा, अब टू स्ट्रोक इंजन में क्या होगा कि टू स्ट्रोक इंजन में अब देखो उसमें क्या था कि उसमें एक 360 में दो स्ट्रोक हो रहे हैं ना, पहले सक्शन, फिर क्या हुआ, कंप्रेशन, ये एक 360 हो गया. अगले 360 में क्या है, पावर और एग्जॉस्ट. ठीक है, तो यानी आपको दो मरतबा रोटेशन में एक पावर स्ट्रोक मिला है. टू स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, दो एट अ टाइम हो गए, यानी एक में क्या हो रहा होगा, सक्शन हो रही होगी, और क्या हो रही होगी, कंप्रेशन. दूसरे में पावर और एग्जॉस्ट हो रहा होगा. तो SCPE. ठीक है, अ टू स्ट्रोक इज अ टाइप ऑफ इंटरनल कंबस्शन इंजन विच कंप्लीट्स अ पावर साइकिल इन ओनली वन क्रैंकशाफ्ट रेवोल्यूशन एंड विद टू स्ट्रोक्स और अप और डाउन मूवमेंट्स. ठीक है, ये टू स्ट्रोक इंजन है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि इसमें वो जो ट्रांजिट पोर्ट थी जिससे आपका जो मिक्सचर ऊपर जाता था, उसके सामने एग्जॉस्ट जो पोर्ट थी वो खुली होती थी उसके सामने, तो वहाँ से आपका फ्यूल जो है अनबर्न फ्यूल निकल जाता था. तो इस वजह से ये इसमें प्रॉब्लम थी, तो इसको ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ.
ठीक है। ये देखें डायग्राम, ये उसी एनिमेशन से ही है। ठीक है, 3000 आरपीएम, 3000 पावर, इसमें देखें 3000 आरपीएम 1500 पावर 4 स्ट्रोक के अंदर हाफ हो जाएगी ना। और इसमें जो है एस सी पी ई, और 2 स्ट्रोक में क्या होगा, सक्शन और कंप्रेशन, यानी जब ये नीचे आएगा सक्शन हो रही होगी, ठीक है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये सक्शन और कंप्रेशन हो रही है, और जब नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर और एग्जॉस्ट, ये पावर भी हो रही होगी और एग्जॉस्ट भी होगी, दो चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जनाब आपको जो 4 स्ट्रोक है उसमें 2 रोटेशन में 1 पावर स्ट्रोक मिलता है, जबकि जो ये आपका 2 स्ट्रोक है उसमें 1 रोटेशन में 1 आपको पावर स्ट्रोक मिल जाता है। लेकिन इशू ये है कि इसमें ये जो निकलता है आपको, ये तो ट्रांजिट पोर्ट से जो बाहर निकल रहा है आपका फ्यूल, ठीक है, अनबर्न फ्यूल, वो चीज़ इसमें गड़बड़ है जिसकी वजह से इसको ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ। ऑटो साइकिल में अगेन इसको हम थोड़ा सा क्विकली कर लेते हैं। ऑल्सो नोन एज 4 स्ट्रोक साइकिल इन टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, अ साइकिल यूज्ड इन इंटरनल कंबशन इंजन्स, आईसी इंजन्स। इंटरनल कंबशन इंजन्स को आईसी इंजन्स भी कहते हैं, ये बड़े पॉपुलर हैं। मेरा जो एरिया है कंट्रोल सिस्टम का, रिसर्च का, वो है ही इनके ऊपर ज़्यादातर। द फर्स्ट सच इंजन वाज बिल्ट बाय द जर्मन इंजीनियर ओटो इन 1861 में ये बना था, ठीक है, पहला इंजन। तो 4 स्ट्रोक्स ऑफ द ऑटो साइकिल में क्या होता है, इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये वही है इनटेक स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक इंजन वाला। इनटेक वाल्व opens and a mixture of air and fuel at with a relatively low pressure near atmosphere is drawn into the cylinder as the piston begin to move back, in inlet valve closes. Compression stroke में क्या होगा, with both valve closed the fuel air mixture is compressed by the upward movement of the piston causing a rise in pressure, ठीक है। पावर स्ट्रोक में क्या होगा, द मिक्सचर इज इग्नाइटेड बाय स्पार्क प्लग्स विद द पिस्टन स्टेइंग नियरली फिक्स्ड, ठीक है, leading to rise in the pressure and temperature. The hot gas is then allowed to do the work by pushing the piston back. और final stroke कौन सा है इसका, exhaust stroke. The exhaust valve is open and some exhaust escapes with the piston remaining fixed. The piston forces the remaining exhaust to escape. The exhaust valve is then closed. The intake valve open and the cycle repeats. अब ये इसकी देखें डायग्राम है, ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की हुई है यहाँ पे, कि देखें 0 से लेके पहले आपका इनटेक स्ट्रोक हुआ, उसके बाद एडियाबैटिक आपकी कंप्रेशन हो गई, ठीक है, इनटेक स्ट्रोक यानी सक्शन हुई 1 से लेके 2 तक, 0 से 1 तक सक्शन हुई, ठीक है, इनटेक स्ट्रोक सक्शन हो गई, उसके बाद कंप्रेशन हुई, फिर उसके बाद अजम्पशन आ गई कि भाई वहाँ पे पिस्टन रुका हुआ है और उसमें अब हीट ऐड हो रही है, ये हीट ऐड हुई, ठीक है, फिर इग्निशन हुई, उसके बाद फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई, वो जो पावर स्ट्रोक है आपका, ठीक है, उसके बाद फिर एक एजम्पशन है कि वहाँ पे जाके अब आपका पिस्टन थोड़ी देर रुक जाएगा तो वो एग्जॉस्ट होगा, उसका जो धुआं शुआं है वो बाहर निकलेगा, और फाइनली क्या होगा, उसका वॉल्यूम फिर रिड्यूस होके ये इधर आ जाएगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बाद, ठीक है। यानी जब पावर स्ट्रोक खत्म हो गया तो फिर थोड़ी देर पिस्टन वहाँ रुका रहेगा ताकि वो एग्जॉस्ट निकले, और उसके बाद फाइनली आपका वॉल्यूम जो है वो कम होगा। यानी यूँ समझ लें ये मतलब इसमें आइडियलिज्म बहुत है, ऐसा होता नहीं है जिस तरह से वो बता रहा था कि एडियाबैटिक आहिस्ता आहिस्ता पिस्टन मूव कर रहा हो और आहिस्ता आहिस्ता धुआं बाहर निकल रहा हो एग्जॉस्ट में, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल है, और उसमें डिफरेंस भी हमने देखा था कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, यानी थ्योरेटिकल साइकिल कैसा होता है, प्रैक्टिकल देखें ना, इसमें ये एक ही लाइन है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, यहाँ पे हिस्टेरेसिस की तरह की नीचे वाली कर्व बन जाएगी, ऊपर वाली कर्व बन जाएगी, ठीक है। तो ये देखें पीवी और टीएस डायग्राम को अगर हम सामने सामने प्लॉट कर लें तो ये देखें 1 से लेकर 2 तक आपकी क्या हुई, कंप्रेशन हुई, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो इसमें 1 से 2 तक जो है वो टेम्परेचर आपका राइज हुआ, लेकिन ये आइसेंट्रोपिक है, यहाँ पे अगर आप देखें आइसेंट्रोपिक या रिवर्स एडियाबैटिक, ठीक है, जो उसमें हमने अभी पहले डिस्कस किया था। फिर 2 से 3 तक जो है देखें हीट है इसमें हो रही है, 2 से 3 तक ये क्या हो रहा है, प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर इसका इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 पर हम आए, 3 से 4, तो यहाँ पे देखें 3 से 4 पे आपकी अगेन फिर ये आइसेंट्रोपिक है जिसमें एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है और टेम्परेचर आपका डाउन हो रहा है, और फिर 4 से लेके 1 तक जो है इसका स्ट्रोक यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। तो ये आपका एक ऑटो साइकिल है जिसकी पीवी और टीएस डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, बट दिस इज थ्योरेटिकल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ओके। तो ये देखें ये थ्योरेटिकल पहले उसने बनाई, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि ये पूरा साइकिल पीवी साइकिल, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो टीएस साइकिल है उसमें जो है वो क्या से क्या हो रहा है, 1 से लेके 2 तक, ठीक है, 1 से लेके 2 तक ये सक्शन हो गई, ठीक है, 1 से लेके 2 तक, 2 उसके बाद 2 से 3,
2 से 3 ये आपका आइसेंट्रोपिक हो गया, 3 से 4 उसमें अब हीट ऐड हो रही है। हीट ऐड हो रही है तो क्या हो गया, एंट्रोपी भी बढ़ रही है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है 4 नंबर पॉइंट तक। फिर 4 से 5 तक क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है और अगेन एडियाबैटिक इसको एज्यूम किया हुआ है, जिसके नतीजे में ये देखें आपकी जो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बन गया 4 से 5 तक और इसकी एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। और फिर 5 से लेके जो है ये वापस जब 2 पे आ रहा है यहाँ पे, ये देखें जब इसमें से एग्जॉस्ट निकल रहा है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ फिर यहाँ वापस, तो इसमें आपका 5 से लेके 2 तक आपका जो है ना ये साइकिल टीएस का कंप्लीट हो रहा है इस केस में। लेकिन प्रैक्टिकली देखें, हमने देखा कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली जो है वो कर्वी लीनियर सिस्टम बन जाता है। जैसे 1 से 2 पे जा रहा है तो सक्शन अगर हो रही है तो अंदर प्रेशर कम है भाई, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए आप देखें कि ये सक्शन के दौरान प्रेशर आपका ज़रा नीचे आ गया। इसी तरीके से जब 2 से 3 पे कंप्रेशन हुई तो उसमें थोड़ा-सा और मज़ीद डिफरेंस आ गया। फिर 3 से 4 जब हीट ऐड हो रही थी तो उसमें भी हमने देखा थोड़ी-सी कर्वी लीनियर बन गई। फिर 4 से 5 में भी थोड़ा-सा कर्व में डिफरेंस आ गया और 5 से 2 में भी सीधी-सीधी नहीं है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गया, ऐसा नहीं है। वॉल्यूम भी थोड़ा-सा इसमें चेंज हुआ है और 2 से जब वापस आया तो उसमें जो है हमने देखा प्रेशर थोड़ा-सा बढ़ा हुआ था। तो देखें यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है इधर वॉल्यूम की, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें एक्चुअल के केस में स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो एक किस्म के जिसको कहते हैं ना कि एक किस्म का वो एक फूल गया है वो एरिया, स्टेरेसिस टाइप चीज़ बन गई है। ओके, तो कहने का मकसद ये है कि प्रैक्टिकल जो ऑटो साइकिल होगा वो दिस इज़ द प्रैक्टिकल ऑटो साइकिल, और ये जो लेफ्ट वन है ये है आपका थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल, ठीक है। तो ये था ऑटो साइकिल कंप्लीट, ठीक है। इसकी डिटेल हम इससे पहले एनिमेशंस वगैरह में देख चुके हैं। तो आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस द कंप्रेस्ड एयर सिस्टम। तो कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, कंप्रेस्ड मींस कंप्रेस्ड, कंप्रेसर की टाइप्स हमने डिस्कस कर ली हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स मेन होते हैं, स्क्रू कंप्रेसर होते हैं, स्क्रॉल कंप्रेसर होते हैं, रोटरी कंप्रेसर्स होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स होते हैं। तो ये सारे कंप्रेसर हमने इससे पहले डिस्कस किए थे। तो एयर को कंप्रेस करना, कंप्रेस्ड एयर को हम रियल लाइफ में कहाँ देखते हैं? इसको हम रियल लाइफ में जो है टायर्स के अंदर देखते हैं, टायर्स में जो हवा भरते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फॉर दी पावर ट्रांसमिशन, यानी जो पावर ट्रांसमिशन होती है ना उसमें ये कंप्रेस्ड एयर है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इससे पहले अगर हम देखें ना, जो हमारे इंडस्ट्री के प्लांट्स थे वो ज़्यादातर होते थे हाइड्रोलिक, यानी ऑयल से पावर ट्रांसमिशन की जा रही थी। ऑयल में एक होता है पास्कल्स लॉ, अगर आपको याद हो कि जिसमें पास्कल्स लॉ में क्या होता है कि एक तरफ जो प्रेशर होता है ना लिक्विड में वो सारी जगह इक्वली फैलता है। तो जैसे सर्विस स्टेशन पे अगर आपने देखा होगा कि थोड़ा सा प्रेशर आप डालते हो छोटी साइड पे तो इधर से पूरी गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो ये पास्कल लॉ जो है, पास्कल लॉ जाके आपने स्टडी करना है एक बार। ये बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं ना कुव्वत है कि एक तरफ छोटा सा प्रेशर आप लगा रहे हो लेकिन अगली तरफ आप बस उसमें थोड़ा सा चेंज करके, यानी P1 इज इक्वल टू P2, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया ना, तो F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2, समझ रहे हैं। तो F2 इज इक्वल टू A2 ओवर A1 इंटू F1। तो वहां से आप एरिया का डिफरेंस करके छोटी सी फोर्स को अच्छी खासी फोर्स में कन्वर्ट कर लेते हो, यानी यहाँ से सिर्फ हाथ से जोर लगा रहे हो उधर से पूरी गाड़ी कई टन की ऊपर नीचे हो रही होगी। ओके, तो ये किस असूल पे चल रहा होता है, पास्कल के कानून के ऊपर। तो हाइड्रोलिक सिस्टम, लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम में होता है ऑयल, ऑयल को लगती है आग। अभी भी हाइड्रोलिक सिस्टम बड़ा कॉमन है, ब्रेक्स जो आपकी ब्रेकें हैं गाड़ियों की वो हाइड्रोलिक है, ठीक है। और अच्छा, तो उसको चूंकि आग लगती थी तो फिर हमें चाहिए ऐसा सिस्टम जिसमें फायर सेफ्टी के इश्यूज ना हो, आग ना लगे, क्योंकि आग असल में बहुत मसला क्रिएट करती है। आग जला के रख देती है आपके सारे एसेट्स को, जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं फारिग। तो उसका हल एक ये है कि आप ऑयल की जगह न्यूमेटिक एयर यूज़ कर लें, उसको कंप्रेस कर लें, तो उसमें बड़ी एनर्जी है। मतलब एक छोटे से वेल्व में, एक छोटा सा जो वेल्व है, मतलब अगर आप एक तरफ वो कोई रेसलर योकोजोना हो इतना बड़ा मोटा, उसको उठा के नीचे फेंक के अच्छी खासी फोर्स लगेगी, उसके मुकाबले में एक छोटा सा कंट्रोल वेल्व इतना सा, उससे भी उतनी ही कुवत लगती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, फोर्स इज इक्वल एफ पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, तो एफ इज इक्वल टू पी ज़रब ए, प्रेशर से एरिया को जब आप ज़रब दोगे तो वो अच्छी खासी न्यूटन बन जाता है। एक कोर्स है इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल मेरी है, उसमें लेक्चर्स अवेलेबल है, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें कैलकुलेशंस भी हैं कि एक छोटा सा वेल्व कितने किलो न्यूटन की फोर्स ठोक देता है। आप बात समझ रहे हैं। तो ये न्यूमेटिक सिस्टम में इतनी ज़बरदस्त ताकत होती है, इस वजह से न्यूमेटिक सिस्टम यूज़ होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो न्यूमेटिक सिस्टम था, मैं वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ, न्यूमेटिक, गलती से लोग इसको पैनामेटिक भी कुछ बोलते हैं, पैनामेटिक, पी, ओ भाई पी साइलेंट है, न्यूमेटिक है,
ठीक है, निमोनिया जैसे होता है। अच्छा, अब कंप्रेस्ड एयर, फिर ज़हन में रखें कंप्रेस्ड एयर कंट्रोल वाल्व में यूज़ हुई कंप्रेस्ड एयर, लेकिन कंप्रेस्ड एयर में भी आगे टाइप्स आती हैं। एक होती है प्लांट एयर जो जस्ट जनरल पर्पस क्लीनिंग के लिए टायरों में हवा शवा के लिए यूज़ होती है, उसको कहते हैं प्लांट एयर। एक होती है इंस्ट्रूमेंट एयर जो कि कंट्रोल वाल्व को देते हैं, क्योंकि उसको हम फिर ड्राई करके देते हैं। क्या करके देते हैं? ड्राई करके, क्योंकि आम जो कंप्रेस्ड एयर होगी उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा, वो मॉइस्चर कंटेंट आपका वेल साल बाद फारिग हो जाएगा, खाया जाएगा, उस पर क्या हो जाएगी? क्रोजन हो जाएगी। तो हमें जो एयर देनी है आगे, उसको क्या करके देना है? कंप्रेस करके देना है और साथ में ड्राई करके देना है, तो उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एयर। तो जो हमारे पास इसमें आता है ड्यू पॉइंट, प्रेशर ड्यू पॉइंट आपको पहले पढ़ाया था, पीडीपी प्रेशर ड्यू पॉइंट, -40 डिग्री सी उसका सेट किया हुआ था हमने, -40 डिग्री सी, लकीली -40 फ़ारेनहाइट के भी बराबर होता है, ये याद रखना है आपको, ये इंस्ट्रूमेंटेशन में इंटरव्यू का सवाल है। तो ये है जनाब कंप्रेस्ड एयर सिस्टम का एक ओवरव्यू कि जो हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर पावर ट्रांसमिशन के लिए, और हमारे जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है। कोई भी प्रोसेस होता है उसमें जो कंट्रोल वाल्व्स लगे होते हैं वो न्यूमेटिक्स पे ज़्यादातर चल रहे होते हैं, कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई पे, और जो वाल्व्स को हम देंगे उसको हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट एयर, और उसका ड्यू पॉइंट कंट्रोल्ड होगा, उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन जो आम प्लांट एयर होती है, आम एयर होती है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट हो सकते हैं, तो वो वैसे हम देते नहीं हैं, उसको जस्ट क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं जनरल पर्पस। तो compressed air is one of the key utilities across various industrial sectors including oil and gas। इसमें बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है। एटलस कोपको के हमारे पास लगे हुए थे 45 GA45 प्लस करके मॉडल था, आई थिंक इतने थे 45 जो है किलोवाट के 2 यूनिट पैरेलल में लगे हुए थे वो। ठीक है, ए टिपिकल इंस्ट्रूमेंट एयर स्किड पैकेज कंटेन्स मल्टीपल कंप्रेसर्स विद ड्रायर्स एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम। ड्रायर्स क्या होते हैं? जो ड्राई करेंगे आपकी एयर को, और दूसरे कौन से होते हैं? फिल्ट्रेशन के, जो उसमें अगर कोई पार्टिकल्स हैं उसको साफ करना, एयर के अंदर कम से कम जो है ना आपके फॉरेन पार्टिकल्स कम से कम होने चाहिए। अच्छा, typical instrument air skid package contains multiple compressors with dryers and filtration systems that provide high quality dry air for a range of applications from pneumatic controls and actuation of critical valves to buffer the seal gas। सील गैस का इसमें जिक्र कर रहा है, ये कंप्रेसर्स में यूज़ होती है, सीलिंग के लिए यूज़ हो रही होती है। तो अच्छा जी, अब इसमें देखें इसका, ये देखें डायग्राम देखें इसमें क्या है। ये क्या लगा हुआ है? एयर कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद मैंने आपको क्या कहा था, क्या लगा होता है? कूलर। ये देखें कूलर लग गया। उसके बाद देखें सेपरेटर लगा हुआ है। सेपरेटर क्यों लगाया है? ये देखें थर्मोडायनामिक्स आपने पढ़ लिया, अब आपको पता होना चाहिए। सेपरेटर लगाया जब कूलिंग होगी ना, कूलिंग से लिक्विड बनेगा, कंडेंसेट कहते हैं इसको, कंडेंसेट। वो फिर हम इसमें डालेंगे सेपरेटर से, वो सेपरेट हो जाएगा, फिर वो वेसल में चला जाएगा जिसको एयर रिसीवर कहते हैं, वेट। यहाँ से आप पकड़ लोगे प्लांट एयर, बस प्लांट एयर। लेकिन जो आपने कंट्रोल वेल्व्स को देनी है, इंस्ट्रूमेंट एयर देनी है, उसको आपने क्या करना है? ड्राई। क्या करना है? ड्राई। तो अब इसको ड्रायर से पास कराया, देखिए पहले ये प्री फिल्टर है, ड्रायर का भी ऐसे नहीं दे देनी, ड्रायर से पहले और बाद में भी फिल्टर लगे होते हैं। पहले ये जाएगा प्री फिल्टर में, ताकि इसके अंदर अगर कुछ चीज़ है गंदगी तो वो निकल जाए, फॉरेन पार्टिकल्स निकल जाएं। ठीक है, इसको कहते हैं प्री फिल्टर। और फिर उसके बाद आगे जाएगा, ये ड्रायर्स में जाएंगे, ये इसको रीजनरेशन ड्रायर है। ये ड्रायर्स की भी टाइप्स होती है, अभी मैं आपको कराऊंगा। एक होता है सिंपल एड्जॉर्प्शन टाइप, एक होती है अब्जॉर्प्शन, एक होती है एडजॉर्प्शन। ये केमिकल प्रोसेसेस को जाके आप स्टडी कीजिएगा, इसमें क्या फ़र्क है। इसमें एडजॉर्बिंग होती है, यानी सरफेस प्रॉपर्टी है ये, यानी ये दो में से ना एक एट अ टाइम चल रहा होता है, यानी वो कर रहा होता है, उसको ड्राई कर रहा होता है, उसमें से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर रहा होता है, समझ रहे हैं। जबकि उस दौरान जो दूसरे वाला होता है जो कि पहले कर चुका होता है एब्जॉर्बिंग, वो रीजनरेट हो रहा होता है, वो अपना उसको वेंट कर रहा होता है, जो उसके अंदर उसने जज़ब किया वो कहाँ जा रहा है? वो उसके अंदर ही है ना भाई, उसको निकालना भी तो है बाहर, सिलेंसर के थ्रू वो निकालता है। तो अच्छी खासी आवाज़ आती थी, छुस करके ऐसे ना, बड़ी ठीक ठाक आवाज़ आती थी, मतलब वो जब वो उसको करता था, रीजनरेट करता था। ठीक है, ये अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उससे इसकी एनिमेशन से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद जनाब ये आगे एयर फिल्टर गया, दोबारा एयर फिल्टर हुआ, उसके बाद ये आपका ड्राई एयर, ये देखें ड्राई लिखा हुआ है, ये वाली एयर आपने यूज़ करनी है अपनी कंट्रोल वेल्व्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी कंप्रेसर स्किड है, एग्जैक्टली सेम चीज़ है जिसके ऊपर मैंने काम किया था, एटलस कोपको था मॉडल GA45 प्लस। अच्छा जी,
Introduction to air compressor. An air compressor is a mechanical device used to compress air from low pressure to high pressure. Compressed air is used in thousands of applications like manufacturing, assembly, pharmaceuticals, power generation units, processing units, to perform painting activities, pneumatic pressure testing. It can power rotary equipment, it drives reciprocating equipment, it can impact and convey, it can automate spray, sandblast, agitate and cool, it can operate controls. The applications are endless. कंप्रेसर्स के बगैर इंडस्ट्री नहीं चलती भाई, ये आपको मिलेगा। सही है। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन कंप्रेसर के टाइप्स है। पॉजिटिव डिस्प्ले जिसको पीडी कंप्रेसर बोलते हैं, ये होता है डायनामिक। डायनामिक में सेंट्रीफ्यूगल आता है और एक्सियल आता है। पीडी में क्या आता है? रेसिप्रोकेटिंग आता है, रोटरी आता है। रेसिप्रोकेटिंग में सिंगल एक्टिंग आता है, डबल एक्टिंग आता है, डायफ्राम आता है। रोटरी के अंदर लॉब आता है, लिक्विड रिंग आता है, स्क्रू आता है, स्क्रॉल आता है, वेन आता है। यानी ये पूरी साइंस है कंप्रेसर्स की, ठीक है। तो जो है वो हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ चली जाती है चीज़ें, ठीक है। अच्छा जी, डिफरेंस क्या होता है? मोटा मोटा डिफरेंस देख लेते हैं हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनामिक कंप्रेशन में। पीडी कंप्रेसर, अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशन और डायनामिक कंप्रेशन में फ़र्क क्या होता है जी? पीडी में क्या होता है? एयर इज फिजिकली ट्रैप्ड बिटवीन टू रिलेटिवली मूविंग कंपोनेंट्स फोर्स्ड टू ऑक्यूपाई लोअर वॉल्यूम देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर। डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स वर्क विद अ कांस्टेंट फ्लो। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशन इज बेटर सूटेड टू वेरिएबल लोड, जहाँ पे लोड आपका वेरिएबल है। डायनामिक में क्या होता है कि रोटेटिंग कंपोनेंट इम्पार्ट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी टू द एयर। डायनामिक में घूम रही है ना चीज़, तो वो अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, which is eventually converted in pressure energy. Dynamic compressors work at a constant pressure, and dynamic compressor is best suited for base load requirements. बेस लोड जहाँ पे आपको एक मिनिमम लोड बेस लोड चाहिए होता है। देखें, इसको मैंने आपको बताया था ना मोटर की एग्जांपल, एक सीरीज मोटर होती है, एक शंट होती है, कंपाउंड होती है, उसी तरह यहाँ पे है। यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम की गेम है, समझ रहे हो? वहाँ पे क्या था? स्पीड होती है ना, यहाँ पे टॉर्क और स्पीड का वहाँ होता है। टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो आप कौन सी मोटर लगाओगे? सीरीज मोटर, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाती, बैठ जाती है। तो अगर आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए तो शंट मोटर, लेकिन उसका टॉर्क नहीं होता, तो फिर आपने क्या किया? कंपाउंड मोटर लगा दी। ऐसे ही है ना? तो इधर आप अगर इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे गेम किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रेशर वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। एक जैसी साइंस है। तो खैर इतनी इतनी ज़्यादा अभी हम इसको डिस्कस हमने कर लिया, ये काफ़ी है हमारे लिए। डायनामिक कंप्रेसर की कर्व आ गई। दूसरा पीडी कंप्रेसर जो है, ये इसकी कर्व आ गई जिसमें हम देखें कि इसकी कैपेसिटी कांस्टेंट है। देखें ना, कांस्टेंट फ्लो, यहाँ पे कांस्टेंट फ्लो है। और डायनामिक कंप्रेसर में देखें क्या है? डायनामिक कंप्रेसर में जो है वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर का प्रोफाइल नॉर्मली कांस्टेंट रखा जाता है। अच्छा जी, कंप्रेसर जो हैं इसमें डायनामिक आ गया, दूसरा आ गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, रोटेटिंग और अल्टरनेटिव। अच्छा जी, अब एस्पेक्ट इसमें देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। प्रेशर रेशो, डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ द एयर इज हाई। जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स है इनमें डिस्चार्ज प्रेशर हाई होता है। द प्रेशर रेशो पर स्टेज विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 4 to 7। अच्छा, रोटरी कंप्रेसर्स में क्या है कि डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ द एयर इज लो, द प्रेशर रेशो पर स्टेज विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 3 to 5। हैंडल्ड वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ द एयर हैंडल्ड इज लो एंड इज लिमिटेड टू 50 मीटर क्यूब पर सेकंड। और रोटरी कंप्रेसर्स में है हाई फ्लो, यानी आप यूँ समझ लें कि हाई फ्लो कंप्रेसर आपका क्या है? रोटरी कंप्रेसर है। यानी अगर आपका प्रेशर आपको हाई चाहिए तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, लेकिन फ्लो कम होगा। दूसरी तरफ रोटरी है जिसमें प्रेशर ज़रा कम है लेकिन फ्लो ज़्यादा है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ कंप्रेसर इसमें लो स्पीड है रेसिप्रोकेटिंग में, और रोटरी में हाई स्पीड ऑफ कंप्रेसर है, ठीक है। वाइब्रेशनल प्रॉब्लम में अगर हम देखें, ड्यू टू द रेसिप्रोकेशन के रेसिप्रोकेटिंग सेक्शन ग्रेटर वाइब्रेशन प्रॉब्लम, द पार्ट्स ऑफ द मशीन आर पोरली बाइंडेड। मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास जो लगा था रेसिप्रोकेटिंग, वो ठीक ठाक लाइन हिला देता था वो। अच्छा जी, रोटरी पार्ट्स ऑफ द मशीन दस इट हैज़ लेस वाइब्रेशनल प्रॉब्लम, द मशीन पार्ट्स आर फेयरली बैलेंस्ड। साइज ऑफ कंप्रेसर में क्या है कि साइज ऑफ कंप्रेसर इज बल्कि फॉर गिवन डिस्चार्ज वॉल्यूम, कंप्रेसर साइज इज स्मॉल फॉर गिवन डिस्चार्ज वॉल्यूम। एयर सप्लाई इज इंटरमिटेंट, एयर सप्लाई, ठीक है। और इसमें एयर सप्लाई स्टेडी एंड कंटिन्यूस है। उसके बाद प्योरिटी ऑफ द कंप्रेस्ड एयर, एयर डिलीवर्ड फ्रॉम द कंप्रेसर इज डर्टी, यानी ये इतनी कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं है। सिंस इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड सिलेंडर सरफेस, तो एयर डिलीवर्ड फ्रॉम द कंप्रेसर इज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डर्ट, ठीक है। फॉर मीडियम एंड हाई प्रेशर रेशो के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, मीडियम और हाई प्रेशर रेशो के लिए। और फॉर लो एंड मीडियम प्रेशर रेशो, फॉर लो एंड मीडियम गैस वॉल्यूम, फॉर लार्ज वॉल्यूम्स। ये एंड वाली 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी कंप्रेसर्स, इनमें डिफरेंस।
ये देखें रोटरी स्क्रू कंप्रेसर, ये वही कीमा बनाने वाली मशीन, ये देखें यहाँ पे बना हुआ है, ये सेम यही लगा था हमारे पास इंजरसोल रैंड का। इंजरसोल रैंड ये कंपनी है, यही हमारे पास लगा था। मैं आपको पिक्चर्स भी इसकी दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंप्रेसर टाइप इन द इंडस्ट्री फॉर द इंस्ट्रूमेंट एयर वेयर लार्ज वॉल्यूम। हम खैर इसको नाइट्रोजन पैकेज में यूज़ कर रहे थे। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट एयर था वो एटलस कोप्को का लगा हुआ था। इंजरसोल रैंड हमारे पास नाइट्रोजन पैकेज पे लगा हुआ था। वो नाइट्रोजन हम सप्लाई करते थे कंप्रेसर की सील के अंदर, सील गैस सिस्टम होता था कंप्रेसर्स का उसमें, वेयर द लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ हाई प्रेशर एयर आर नीडेड अनलाइक रेसिप्रोकेटिंग टाइप। अच्छा जी, स्क्रू कंप्रेसर्स हैं, ये देखें जनाब, इन सब चीज़ों में मैंने मतलब हमें काम मतलब ये काम तो मैकेनिकल वाले करते थे, लेकिन इससे कोई स्विच वगैरह उतारना है, इसकी मोटर में हम काम करते थे। ये इतना हैवी होता था हमारे पास ना, मोटर थी आई थिंक 250 किलोवाट की मोटर थी जो एलवी की थी, यानी 415 वोल्ट पे। तो जब ये चलती थी ना तो लाइटें डिम हो जाती थी एकदम, यूपीएस पे अलार्म आते थे हमारे, लो वोल्टेज अलार्म। तो फिर इस पे बाद में ड्राइव लग गई थी, लेकिन मैंने तब तक वो प्लांट से छोड़ दिया हुआ था वो मैंने प्लांट, तो ड्राइव का सिस्टम वहाँ लग गया। पहले इसको 415 पे चला रहे थे, तो उस पर जर्क आती है रश करंट की वजह से। तो ये देखेंगे आपकी मोटर और कंप्रेसर आपस में लगे हुए हैं, ठीक है। ये स्क्रू कंप्रेसर है, यानी वो जो कीमा बनाने वाली मशीन है, ये उस तरह। तो rotary screw compressor consists of two screws, one with the convex and other with the concave contour, mostly called male and female rotor respectively. These two screws gets rotating by means of gear, thereby sucking the air through an inlet port in chamber and then compressing the same. API 610, ये API के ना स्टैंडर्ड्स बड़े मशहूर है, वहाँ पे हमारे पास होता था API के स्टैंडर्ड्स आने चाहिए, API, ठीक है। ये आई थिंक वो है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है आई थिंक, API। तो 619 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर रोटरी टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स। स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं? देखो भाई, एक इंजीनियर है, चाइना का इंजीनियर होगा, वो कहेगा मैं इदा नहीं इदा बनाना, पाकिस्तानी कहेगा नहीं इदा नहीं इदा, अमेरिकन कहेगा नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो ये नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड है जिसको सारे इंजीनियर फॉलो करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो जापान का हो। तो स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो ये फ़र्क है कि स्टैंडर्ड के ऊपर एज़ पर स्टैंडर्ड जो है वो बनाई जानी चाहिए चीज़। तो पे 619 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर द रोटरी टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स फॉर पेट्रोलियम केमिकल एंड गैस इंडस्ट्री। अब ये देखें, ये लोब्स हैं इसके, दो स्क्रूज हैं, एक मेल है एक फीमेल है, और ये इस तरह यूँ घूमेंगे, ठीक है, कीमा बनाने वाली मशीन की तरह। इसकी एनिमेशन हमने देख ली है, ठीक है। ये एयर इन हो गई और यहाँ से ये एयर आउट हो जाएगी, ठीक है। अभी मैन डीजल की मैंने आपको एक एनिमेशन दिखाई है, ठीक है। Compressor system, rotary screw compressor types, rotary compressors are available in oil free, dry and oil flooded। हमारे पास ये लगा था oil flooded, okay। Oil flooded or oil injected screw compressors, in an oil injected screw compressor rotary oil is injected into the compression cavities to aid sealing and provide cooling sink for the gas charge. The oil is separated from the discharge stream, then cooled, filtered and recycled। ऑयल फ्री में क्या होगा कि ऑयल फ्री कंप्रेसर्स यूज्ड are used in applications where entertained oil carryover is not acceptable, such as medical research, semiconductor manufacturing। तो वहाँ पे ये ड्राई यूज़ कर लेंगे जहाँ पे ऑयल, आप ऑयल की अमेजिश को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ओके। कंटेमिनेट हो जाएगा अगर कोई चीज़, तो वहाँ पे नहीं आप उसको यूज़ करेंगे। इंटरकूलर, आफ्टर कूलर, ठीक है। इंटर एंड आफ्टर कूलर्स आर हीट एक्सचेंजर्स फॉर कूलिंग द डिस्चार्ज फ्रॉम air compressor and are an effective means for removing the moisture from the compressed air. After coolers can use either air cooled or water cooled mechanisms. Intercoolers are coolers which are provided mainly for the dry type compressors with multi stages। ये मैंने आपको बताया कि जब भी कंप्रेशन करेंगे तो उससे हीट पैदा होगी, उसके आगे क्या लगा होगा? कूलर। ये जहन में आपने, कंप्रेसर के बाद क्या लगा होगा? कूलर, उसको करना। अब जब कूलर लगा होगा तो फिर उसमें आगे एक सेपरेटर भी लगा होगा, क्योंकि जब कंडेंस हो जाएगी कंप्रेशन के बाद, जब आपने ठंडी की तो कंडेंस भी तो होगा ना, कंडेंसेट बनेगा। उसको कैसे रिमूव करना है? सेपरेटर लगा के, जैसे अब हमने पहले डायग्राम में देखा। तो intercoolers are coolers which are proven mainly for the dry type compressors with multi stages। These are rarely applicable for oil injected compressor, just in case of high pressure requirement। After coolers are common for both dry type and oil injected type compressors। Coolers are provided to avoid excessive temperature rise associated with high compression ratios and for increased volumetric efficiency। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप स्टेजेस में कंप्रेस करते हैं, ये नहीं कि एक ही मरतबा बता दो, नो, स्टेजेस में करते हैं। पहले पहले थोड़ा सा कंप्रेस किया, फिर कूल किया, फिर दोबारा कंप्रेस किया, फिर कूल किया, समझे, ताकि आपकी आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम को कंप्रेस कर सको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए। देयर आर नॉर्मली टू कंप्रेस्ड एयर सिस्टम्स ऑन ऑफशोर प्लेटफॉर्म। ऑफशोर क्या होती है कि जो पानी में नहीं, आपने रिग देखी होती है ऑयल एंड गैस की, उसको कहते हैं ऑफशोर। ऑनशोर ये होती है जो ज़मीन के ऊपर होती है।
ठीक है। द यूटिलिटी एंड द इंस्ट्रूमेंट एयर सिस्टम्स, वही जो भी मैं आपको बता के हटा हूँ। प्लांट एयर क्या होती है, जो प्लांट की क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज होती है। इंस्ट्रूमेंट एयर जो कंट्रोल वेल्व्स में यूज होती है। फर्क क्या है ड्राइनेस का, ड्राई एयर से पास हुई है कि नहीं हुई। तो नॉर्मली एयर कंप्रेसर्स कंप्रेस एयर अप टू 10 बार, ठीक है। हमारे पास ये स्टैंडर्ड है, 10 बार का भी होता है, हमारे पास 7 बार का सिस्टम था, 7 बार। हमारे पास 7 बार लगा हुआ था। एयर इज सेंट टू द यूटिलिटी एयर यूजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट एयर ड्रायर्स। द इंस्ट्रूमेंट एयर ड्रायर्स रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड द फ्लो then flow to the instrument air receiver. Instrument air pressure may be reduced to 7 bar before being sent to the instrument air distribution depending on the pressure rating of the instrument air users. तो ये देखें इंस्ट्रूमेंट एयर, ये कंट्रोल वेल्व्स हैं, इन सब पे बड़ा एक्सटेंसिवली काम किया हुआ है। पिक्चर्स भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये कंट्रोल वेल्व लगा हुआ है, आमतौर पर ये हरे रंग का होता है। और ये शट डाउन वेल्व है। शट डाउन वेल्व होता है या ऑन या ऑफ, इन बिटवीन नहीं, या ऑन होगा फुली फुली ओपन हो जाएगा, या ऑफ होगा बंद होगा, बस। ये होता है सेफ्टी सिस्टम में यूज़, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम। डीसीएस में ये वाला अक्सर यूज़ हो रहा है, जिसमें आप 10%, 20%, 25% वेल्व को ओपन क्लोज कर रहे हैं। इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। कि 0 या 100% नहीं है, 0-1 नहीं है, उसके इन बिटवीन भी आप वेल्व को क्लोज और कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, साथ में ये बटरफ्लाई वेल्व। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कंट्रोल वेल्व दिखा रहा है, शटडाउन वेल्व दिखा रहा है, और डैम्पर। देखें ये डैम्पर क्या चीज़ होती है। ये डैम्पर ये आमतौर पर लगा होता है एयर को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। जो एयर का फ्लो है, जैसे कनोपी या कोई टरबाइन किसी कनोपी के अंदर है, उसके अंदर अगर वो फ्लो को कंट्रोल करना है अंदर वेंटिलेशन के लिए, तो ये डैम्पर लगाए जाते हैं। ये एचवीएसी सिस्टम में भी आपको करवाया था, जब वो डक्ट्स लगी हुई थी ना, वहाँ पे डैम्पर लिखा हुआ था, तो ये वो है। तो अच्छा जी, ये सारे न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट एयर नीड्स टू बी क्लीन एंड ड्राई फॉर न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंटेशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर से टू कंट्रोल वेल पोजीशन विद द फीडबैक बैफल नोजल कैन बी प्लग। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में, हमारा कोर्स है एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल का, उसमें बताई हुई है बहुत डिटेल में। तो अगर आपने देखना है आप जाके देख सकते हैं। वो एक सिग्नेचर है मेरी, जिसको कहते हैं ना चैनल का भी, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल मेन कोर्स है मेरा। तो अगर आपने इसको डेप्थ में जाके करना तो आप जाके उसको, इसकी सारी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने चीज़ें बताई हैं उसमें, तो आप देख सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ एयर इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट इंस्ट्रूमेंटेशन विल फंक्शन प्रॉपरली एंड रिलायबली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन स्पेसिफाइंग एयर क्वालिटी आर ड्यू पॉइंट, ऑयल कंटेंट, पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है, टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट। द इंस्ट्रूमेंट एयर स्टैंडर्ड इज डिफाइंड इन स्टैंडर्ड सच एज ISO। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इसको कहते हैं। आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, ISO स्टैंडर्ड, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ISA। ये कंट्रोल के जो बंदे होते हैं ना, ये उनकी बॉडी है। इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी ऑफ अमेरिका इसका पहले नाम था, अब इसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। ISA के स्टैंडर्ड होते हैं S5, S6, S7.3। अच्छा, PDP जो है प्रेशर ड्यू पॉइंट, इट रेफर्स टू द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ अ गैस अंडर प्रेशर, ठीक है, हायर देन द एटमॉस्फेयर प्रेशर। इंस्ट्रूमेंट एयर क्या है, ड्यू पॉइंट इज क्रिटिकल। आपको बताया था कि क्या फ़र्क था ड्यू पॉइंट का, -40 फ़ारेनहाइट डिग्री था, या फ़ारेनहाइट डिग्री कह लें, या डिग्री सी एक बराबर था। तो ड्यू पॉइंट इज अ क्रिटिकल पैरामीटर फॉर द इंस्ट्रूमेंट एयर एंड रिक्वायर्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। द ड्यू पॉइंट इन कंप्रेस्ड एयर इज मेंटेन्ड बाय एन इक्विपमेंट एट द डाउनस्ट्रीम ऑफ द, डाउनस्ट्रीम क्या होती है, डिस्चार्ज साइड। अपस्ट्रीम क्या होती है, उसकी इनपुट साइड। There are many types of dryers based on the requirement of dew point on industrial basis. The most prevalent type in oil and gas industry is the heatless desiccant type dryer. Desiccant type dryer ये वही वो जिसमें absorption हो रही है और एक regeneration हो रही है। ये इसकी वीडियो में दिखाता हूँ आपको, इसकी एनिमेशन है मेरे पास, वो दिखाता हूँ। अच्छा जी, heatless compressed air dryer is the simplest form of desiccant type for achieving a dew point of, देखें, -40 डिग्री से, ठीक है। द कंप्रेस्ड एयर इज पास टू द प्रेशर वेसल विद 2 टावर्स फिल्ड विद द मीडिया सच एज एक्टिवेटेड अलुमिना, सिलिका जेल, मॉलिकुलर सीव। हम वहाँ पे उसको कहते थे कार्बन मॉलिकुलर सीव, मुझे याद आ गया, कार्बन मॉलिकुलर सीव। ये आपको चीज़ खरीदते हैं, उसके डब्बे में पैकेट पुड़ी नहीं पड़ी होती है, क्या होता है उसको, डेसिकेंट कहते हैं ना, ड्रायर। वो हाई 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 हाइग्रोमीटर, आई थिंक वो एक वर्ड उसके लिए यूज होता है, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। वो डेसिकेंट होता है, वो नमी को ऑब्जॉर्व करता है, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो यानी कंप्रेस्ड एयर के अंदर जो नमी है, ये वो बड़ी पूड़ी है, आप समझ लें सब। तो ये चीज़ है, ठीक है। प्रेशर वेसल विद 2 टावर्स फिल्ड विद द मीडिया सच एज एक्टिवेटेड एल्यूमिना, सिलिका जेल, मॉलिकुलर सीव, वहाँ पे होते थे कार्बन मॉलिक्यूल से, एंड अदर डेसिकेंट मटेरियल। तो इसमें से देखें, एक ड्राइंग कर रहा है, ड्राइंग, दूसरा क्या कर रहा है, रीजनरेटिव, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि वो इससे पहले उसने पहले अपना काम कर लिया था। अब इसके अंदर वो जो इसने अब्जॉर्ब किया था उसके उसकी नमी, अब उसने उसको वेंट भी तो करना है।
जब ये उसको वेंट कर देगा फिर ये ड्राई पे रेडी हो जाएगा और अगला रीजनरेशन पे चला जाएगा। तो इस तरह से ये आपस में अल्टरनेट करते रहेंगे। और इसके साथ एक सिलेंसर होता है, ये वेल्व्स लगे हुए हैं, बड़ा जलील करते थे हमें ये वेल्व्स। इसके ऊपर लगी होती है न्यूमेटिक रिले, जैसे एक कंट्रोल रिले होती है ना इलेक्ट्रिकल की, A1 A2 है, उसके साथ नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कॉमन होता है, न्यूमेटिक रिले भी होती है। उसमें भी जो पोर्ट्स होती हैं, सुराख होते हैं, कुछ नॉर्मली क्लोज होते हैं, कुछ नॉर्मली ओपन होते हैं। अगर आप उसको एनर्जाइज कर दें तो नॉर्मली ओपन वाले बंद हो जाएंगे और नॉर्मली क्लोज वाले। अगेन ये बहुत डिटेल में आईपीसी के लेक्चर्स में मैं करवाता भी हूँ, ये उसमें है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसको। अच्छा, वेट एयर इनलेट गई, देखें तो ये इधर आ गई ड्राई में, और ये जो रीजनरेटिव था उसका ये वाला वैल्यू ओपन है, तो ये पर्ज आउट कर रहा है, यानी ये वाला पर्ज आउट कर रहा है और यहाँ से एयर इधर जा रही है इसके अंदर। फिर उसके बाद जनाब इस ये निकल के यहाँ चले गई आपकी, और कुछ थोड़ी सी एयर ना वापस इसमें भी आती है इसको प्रेशराइज रखने के लिए, यानी ये जो डिस्चार्ज की होती है ना एयर जो यहाँ से जा रही है, वो थोड़ी सी ऊपर आके इसमें से इसको कहते हैं ना, इसको जोर लगा के इससे वो निकाल देती है बाहर। ये अभी मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो एयर ड्रायर में कहते हैं द ड्यूटी ऑफ द डेसिकेंट इज टू ब्रिंग द प्रेशर ड्यू पॉइंट ऑफ द कंप्रेस्ड एयर टू अ लेवल इन विच द वाटर विल नो लॉन्गर कंडेंस और टू रिमूव एज मच वाटर फ्रॉम द कंप्रेस्ड एयर एज पॉसिबल। द डेसिकेंट मटेरियल अट्रैक्ट्स द वाटर फ्रॉम द कंप्रेस्ड एयर वाया adsorption. As the water clings to the desiccant bed becomes saturated. द ड्रायर इज टाइम टू स्विच टॉवर्स बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड साइकिल, यानी एक वक्त में ज़ाहिर है एक चल रहा होगा ड्राई कर रहा होगा, दूसरा जो ड्राई कर चुका है वो अपना रिलीज कर रहा होगा अपनी जो उसके कंटेंट है मॉइस्चर। The dryer is timed to switch towers based on a standard cycle. Once this cycle completes, some compressed air from the system is used to purge the saturated desiccant, यानी कुछ ना कुछ जो है ना आपकी, देखें होना तो ये चाहिए ना कि यहाँ से एयर आई ड्राई हुई और निकल गई, लेकिन कुछ एयर वापस भी हम फीडबैक कर देते हैं ताकि इसको पर्जिंग में मदद दे, उसका वो जो उसके अंदर से निकलने में उसको वो फ़ायदा देगी, तो पर्जिंग होती है थोड़ी सी। तो पर्ज कह लें इसको आप, पर्ज द सैचुरेटेड डेसिकेंट बेड बाय ब्लोइंग द वाटर दैट वाज अब्जॉर्ब टू द डेसिकेंट ऑफ। ये देखें ये इसकी अरेंजमेंट्स हैं, ये स्किड लगी हुई है, मैं आपको अपने प्लांट की भी तस्वीरें दिखाता हूँ। अच्छा जी, और इंस्ट्रूमेंट एयर पैरामीटर्स में क्या, टोटल एयर इंस्ट्रूमेंट एयर रिक्वायरमेंट कितनी है आपके प्लांट में, कितना उस प्रेशर चाहिए, कितना वॉल्यूम चाहिए, टोटल प्लांट में कितने वेल्व्स लगे हुए हैं, उन सब की कंजम्पशन ऐड करो ना आप, कि आप सारे प्लांट आपके 100 वेल लगे हुए हैं, अब हर वेल की कंजम्पशन होगी उतनी, फिर आप जमा करोगे सबकी, उसमें फिर सेफ्टी फैक्टर डालोगे 1.2 1.3 या डबल का, फिर अपना कंप्रेसर सिस्टम आप लगाओगे। आधी बात समझ, पहले आप चेक करोगे आपके प्लांट में कितने वेल लगे हुए हैं, फिर देखोगे हर वेल की क्या कंजम्पशन है, उस सारी कंजम्पशन को जमा करो, उस पर सेफ्टी फैक्टर लगाओ, उतने का आप फिर सिस्टम इंस्टॉल करोगे। आई समझ बात, वेरी लॉजिकल। ओके, रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर कितना रखना है, रिक्वायर्ड प्रेशर ड्यू पॉइंट कितना रखना है, एम्बिएंट एयर कितना रखना है, एयर की क्लासिफिकेशन, सेफ जोन 1 जोन 1, ये क्या बात है जोन 1 जोन। देखो जो ऑयल एंड गैस होती है ना, उसमें सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, आग का, क्योंकि गैस है ना, एयर तो वैसे ही है, अगर अगर तो गैस लीक कर गई और वहाँ पे एयर तो है ही है, और वहाँ अगर स्पार्क हो गया बूम, वो भाई वो मौत है सीधी, बहुत कम लोग बचते हैं। वो इस तरह के हमें ये HSC वाले अल्लाह माफ़ करे वीडियो भी दिखाते होते हैं, आराम को, सऊदी आराम को कितनी बड़ी कंपनी, वहाँ एक हादसा दिखाते हैं फॉर एटम बम भाई, समझे ना बात को, तो इतना ख़तरनाक होता है ये प्लांट, तो बहुत ख़तरनाक है। तो इसमें फिर हमें जो है वो देख, उसमें फिर हम जोन बनाते हैं, जोन 0 जोन 1 जोन 2। आमतौर पे जो जोन 2 होता है ना, उसमें हम कहते हैं कि गैस होती नहीं है, बहुत कम होती है, असल में इसमें आवर्स के हिसाब से होता है कि एक साल में कितने घंटे तक गैस की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है इसमें, प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जोन 1 में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, सारे साल में गैस के पाए जाने की ज़्यादा होती है। जोन 0 सबसे खतरनाक होता है। जोन 0 का मतलब ये होता है उसमें हर वक्त गैस है, जैसे ये कमरा है ना, इसमें हर वक्त गैस है, तो ये जोन 0 है। मैंने यहाँ पे कोई अगर कंपोनेंट लगाना है, लाइटें पंखे या जो, तो ऐसे ही लगाने जिससे स्पार्क जनरेट ना हो, समझे। यहाँ से निकलती है कॉन्सेप्ट एक्सप्लोजन प्रूफ का, एक्सप्लोजन प्रूफ, ये पूरी साइंस है भाई ऑयल एंड गैस के अंदर, ये जो जोन्स बता रहा है, सेफ जोन, जोन 1 जोन 2। फिर कहता है, अच्छा आगे चलते हैं जी, टाइप्स ऑफ कंप्रेसर्स में ऑयल फ्लडेड, ड्राई है, एयर कूल्ड है, वाटर है। जनरली द इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर इज रेंजेस फ्रॉम 7 से 10 बार, हमारे पास 7 बार का था, 7 बार। अच्छा आगे जी लिखा हुआ है, ये मैंने आपको पढ़ाया भाई, जी का क्या मतलब है, कौन सा प्रेशर है ये,
गेज प्रेशर है, इट्स नॉट एब्सोल्यूट प्रेशर, ये गेज प्रेशर है। अच्छा जी, मेजर वेंडर्स कौन से? एटलस को काम किया है मैंने, इंस्ट्रूमेंट एयर, इंजरसोल रैंड, नाइट्रोजन पैकेज। तीसरा कौन सा है? टीएमसी, टैम रोटर मैरीन कंप्रेसर्स, इन पे नहीं मैंने काम किया। टीएमसी मैरीन एप्लीकेशंस, ये जो बैरी जहाज वगैरह वहाँ पे आप ये देखें, ये है सिस्टम। एग्जैक्टली सेम सिस्टम हमारे पास लगा हुआ था। मैं इसकी आपको तस्वीरें भी दिखा देता हूँ अभी पहले। सो ये लेक्चर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।